पहाड़ और ऐतिहासिक धरोहरों को देख रहे होंगे और आप जान गए होंगे कि नेताजी के रिपोर्ट कार्ड का अगला पड़ाव कहाँ है। जी हाँ, इस समय हम झांसी में मौजूद हैं और सरसराती हाईवे पर ये गाड़ियां, हम आगे पहुंचेंगे। आज झांसी में नेताजी के रिपोर्ट कार्ड में सवाल होंगे, जवाब मिलेंगे और 2024 की तस्वीर भी साफ होगी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं झांसी शौर्य की नगरी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक ऐतिहासिक स्तंभ पीछे मौजूद है। ये जो किला है ये शौर्य गाथा गाता है रानी लक्ष्मीबाई की, कि उन्होंने अपनी इस धरती को बचाने के लिए अंग्रेजों से किस तरीके से लोहा लिया था। और आज हम 2024 की जमीनी हकीकत को टटोलने के लिए और बीते 5 सालों में झांसी में क्या काम हुए, क्या नहीं हुए और जनता का क्या मूड है, इस पर लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले जनप्रतिनिधियों से सवाल होंगे, जहां पर सत्ता में मौजूद बीजेपी से सवाल होंगे, विपक्ष में मौजूद गठबंधन से सवाल होंगे और जवाब में पता चलेगा 2024 की जमीनी हकीकत। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम नेताजी का रिपोर्ट कार्ड को शुरू करते हुए, ये है सब हमारे मेहमान जो अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन आपको इनका रुख करा दूं, जहां यहाँ पर जो सब मौजूद हैं ये बीजेपी यानी पक्ष पार्टी है और इनके चेहरे पे जो मुस्कान है उससे आप समझ जाएंगे कि ये इस समय सत्ता में है। और ये सब गठबंधन के लोग हैं जो इस बार मिल करके साथ में इनको हराने के लिए कवायद कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर मौजूद 2014, 2019, ये क्या 2024 भी? बिल्कुल 2024 भी हम लोग बिल्कुल फाइनली हैं और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आज जो सेमीफाइनल आपने देखा, जो रिजल्ट आए हैं वो निश्चित रूप से हम लोगों का सेमीफाइनल था। देखिए, इन्होंने कहा कि सेमीफाइनल हो चुका है और अब हम फाइनल की तैयारी पर हैं। फाइनल की तैयारी पर है, ये अपने आप को मान चुके हैं कि 2024 में इस बार फिर से ये झांसी में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत, आपके दर्शकों का स्वागत। देखिए, उनका कहना उनकी जगह पर ठीक है, पर अब आने वाला जो चुनाव है उसमें युवा वोटर बहुत जोर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला है और युवा सबसे अच्छे से शिक्षा, स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। जिस राज्य, मैं अपने राज्य की बात करूं, इस राज्य में प्राइमरी के 51,000 शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य की बात की जाओ तो बेड पर कुत्ता लेटा हुआ मिलता है। अब आप बताइए, ऐसे हालात में क्या ये वापसी कर पाएंगे? ठीक है, ये बताइए, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से लड़ेंगे या कांग्रेस से लड़ेंगे या आम आदमी से लड़ेंगे? डिसाइड हुआ क्या? नहीं, अभी तक कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ लड़ेंगे। और चूंकि ये लड़ाई बड़ी है, पिछली बार भी आप लोग गठबंधन में लड़े थे। नहीं, पिछली बार जो गठबंधन में लड़े थे और इस बार भी गठबंधन से ही लड़ेंगे। प्रयास करेंगे कि हम लोगों में समानता रहे, चूँकि वोट बढ़ जाता है और उसका फ़ायदा आप ले जाते हैं। आज जो सांसद हमारे यहाँ माननीय सांसद जी हैं और हमारे लोग खड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग खड़े हुए हैं, और मैं आपके सामने यहाँ खुली सभा में इन लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ कि सांसद जी को कोई फ़ोन लगा दे और सांसद जी इनका ही फ़ोन उठा लें। देखिए, कितना बड़ा आरोप लगा दिया है कि आपके सांसद आपका ही फ़ोन नहीं उठाएंगे। हमें लगता है शायद इनका नहीं उठा वो, इसलिए ये ज़्यादा पीड़ित हैं। अगर इनकी कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो उसके समाधान के लिए हम सभी लोग प्रयास करेंगे। ऐसा जनप्रतिनिधि का एक कैंप कार्यालय भी चलता है, 4 उनके असिस्टेंट भी बैठते हैं। ये कहते फ़ोन नहीं, जरूरी नहीं है कि सांसद ही फ़ोन उठाएं, हो सकता है सांसद जी उस समय व्यस्त हों। ये इनकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, ये झांसी की प्रॉब्लम नहीं है, ये झांसी की समस्या नहीं है। ये बताइए, अभी आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो कुछ और कह रहे हैं, राहुल कुछ और कह रहे हैं, और कांग्रेस और सपा में ही अभी मतभेद है। कैसे इस मतभेद को मिटा करके आप बीजेपी का सामना करेंगे? देखिए, हम लोग सभी मिल करके भाजपा को हराने का 2024 में काम करेंगे और हम सभी दल मिल, अभी हम लोग की सबकी बात चल रही है। अब जैसे ये डिसाइड होगा वैसे ही हम लोग मैदान में उतर जाएंगे और 24 में निश्चित रूप से भाजपा को हराकर ही हम लोग दम लेंगे।
देखिए यहाँ वाद विवाद चलने लगा है, लेकिन वाद विवाद माइक पे होना चाहिए, क्या कह रहे हैं? नहीं, विवाद कोई नहीं है। हमने मित्रों से कहा कि आपका फ़ोन नहीं उठा कभी। मैंने कहा मुझे फ़ोन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि आप लोग नेता हैं और आप उस पार्टी को बिलोंग कर रहे हैं, तो आप अपने माननीय सांसद से अभी ओपनली बात करवा के दिखा दो तो हम भी खुश हो जाएंगे। चैलेंज, यहाँ पर चैलेंज हो गया है। सर, जनप्रतिनिधि होता है जो समस्याओं के लिए होता है। आप समस्या लाइए, समस्या का समाधान होगा। व्यक्तिगत आपका फोन उठा नहीं उठा ऐसे डिबेट का हिस्सा नहीं है। समस्या लाइए। झांसी को क्या नहीं दिया सांसद जी ने, आप तो ये बताएं। आपके सांसद ने क्या दिया, आपकी सरकार ने क्या दिया, हमारी सरकार ने क्या दिया? पीछे का कार्यकाल का देख लीजिए, हमारे कार्यकाल के आप लोगों ने क्या दिया? ऐसा है कि 500 बेड का अस्पताल अखिलेश सरकार में मेडिकल कॉलेज में बनके तैयार है। 80-90% तक वो तैयार था। आज आप उसका 10 साल में उद्घाटन भी नहीं कर पाए। ये आपकी उपलब्धि है। जो रेलवे का ओवरब्रिज था समाजवादी पार्टी ने बनवाया, उसको 20 फुट बनवाने के लिए आपको 5 साल लग गए। 20 फुट पूरा करने। आइए, आम जनता से भी सवाल हो जाइए। बताइए, यहाँ के जो सांसद है उनसे संतुष्ट है? नहीं, हम तो यहाँ के हम संतुष्ट तो हैं। बीजेपी से संतुष्ट है कोई भी हो। अच्छा, बीजेपी से संतुष्ट हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं। इस बार 2024 में? हाँ, 24 में नहीं, जन्म जन्म तक। जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको कोई नहीं हरा पाएगा। 24 नहीं, पूरे अंत तक कोई नहीं हरा पाएगा। मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा? अरे योगी जी का, मोदी जी का कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसा क्यों? हाँ? ये तो कह रहे हैं इस बार राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कभी भी नहीं बनेंगे, जगह कारतूस है। मैं यूपी का बता रहा हूँ, यूपी का है, मैं बता रहा हूँ। योगी मोदी जी जिंदाबाद और सब है मुर्दाबाद। तो क्या है कि मैडम, आज अधिवक्ता दिवस है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे, उनकी जयंती। आपकी आवाज धीरे क्यों हो? जो राष्ट्रपति रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति अधिवक्ता थे, उनकी जन्मतिथि है ये देखिए। और दूसरा, हमारे यहाँ हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, और दद्दा ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है वो झांसी के थे, और उनकी आज पुण्यतिथि है। तो उनको श्रद्धा सुमन और अधिवक्ता दिवस की पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से बधाई। तीसरी बात ये है कि सरकार किसी की भी बने, सरकार उसकी बनती है जिसे जनता चुनती है। जनता किसे चुनेगी ये जनता तय करती है। जैसे अभी रुझान आ रहे थे कि एमपी में किसी की सरकार बनेगी या कहीं किसी की सरकार बनेगी, नहीं बनती, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपसे खुश है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी कई साल हमारे साथ ऊपर राज किया, और उसी प्रकार से ये तानाशाह सरकार हमारे ऊपर राज कर रही है। कंपनी है क्या? पहले ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी भारत देश की राष्ट्र की गौरव पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें एक एक कार्यकर्ता देवतुल्य होता है। हर समस्या के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। और झांसी में आपने जो भारतीयों का चीरहरण किया जाता था, और भारतीय जनता पार्टी के समय पे भी आम जनता का चीरहरण किया जा रहा है। हम कैसे मणिपुर भूल जाएं? हमारी जो बहन के साथ मणिपुर में हुआ, जिसका पति बॉर्डर पे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, और उसके साथ जो ये घिनौना कृत्य हुआ मणिपुर में, उसको हम कैसे भूल जाएं? अगर ये ब्रिटिशर्स के साथ उन्हीं की तरह काम करना नहीं हुआ तो ये क्या है? जवाब दे हमारे साथी। आप गलत कह रहे हो। मैं महिला होने के नाते रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर हैं। मोदी और योगी जी के राज में हम लोग सेफ हैं। हम लोग आज रात में 10-10 बजे भी निकलते हैं। अभी जो नवरात्रि का प्रोग्राम चला, तो हम लोग 12-12 बजे घर आए। हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग कहीं पर, हम लोग का कुछ ऐसा होता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो कुछ ही दिन में उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जिनको सेफ सिटी घोषित करने वाले हैं। ऐसा पहले तो नहीं हुआ। अगर ये लोग कहें कि महिला सुरक्षित हैं, इससे पहले इनके कई सांसदों पर बलात्कारी का मुकदमा लगा है, उनके ऊपर ही। जब इनसे बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ये लोग खुद सुरक्षित कहाँ से कहलाएंगे? और जब हमारे बड़े भाई ने भी कहा कि आपके सांसद ने क्या कहा, हमारे सांसद ने कोच फैक्ट्री ला करके दे दी, पैरा मेडिकल बना दिया, इनके सांसद ने क्या बना दिया झांसी में? दीदी एक बात बताइए, जो ये सेफ सिटी घोषणा बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सेंगर साहब हैं, उसमें लिखा होगा कि सेंगर साहब से भी सेफ हैं लड़कियां, फिर जो हाथरस कांड हुआ उनसे भी सेफ हैं लड़कियां। अगर ये ऐसा देखिए, ऐसा है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि कोच फैक्ट्री ला के इन्होंने दिया है, तो हम लोगों ने भी झांसी में बहुत काम किया है। जैसे काम बताइए। कैन बेतवा, दूसरा हमारा डिफेंस कॉरिडोर, बीटा, और जगह जगह आप पहले यहाँ होते थे, जगह गड्ढे होते थे, नहरों के काम रुके हुए पड़ते थे, टूटी पड़ी थी, ये सारे काम हमारे सांसद जी ने कराए हैं। और दूसरी बात रही आरोप वाली बात, तो जितने आरोप हम लोगों पे हैं, लेकिन सत्य किसी पे नहीं है, लेकिन कांग्रेसियों पे तो सीधे सीधे सत्य आरोप, घोटाले के, बलात्कार के, सबके। कांग्रेसियों पे आरोप
पक्के हो गए हैं कि वो ऐसे ही हैं और बीजेपी वाले नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी बहरूपिया पार्टी है। कभी गाय, कभी गंगा, कभी लाडली बहना, इन मुद्दों पे आके जनता की भावनाओं से वोट हथियाती है। जबकि कांग्रेस मुद्दे जो होना चाहिए देश के आम जनता के, महंगाई है, बेकारी है, विकास है, इससे वो दूर भागती है। केवल वो वोट हथियाने के लिए कभी ना कोई स्लोगन इस तरह का लाती है और उसके नाम पर वोट हथियाने का काम करती है। वादा किया, घोषणा पत्र में लिखा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि राम मंदिर बनाएंगे, और ये सारे विपक्ष के लोग कहते थे राम। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, बिल्कुल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, चूंकि हम लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी ने तारीख दी थी, तारीख। देखिए इन्होंने कहा कि आप लोग पहले पूछते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तारीख भी पता चल गई है। आप क्या कहेंगे राम मंदिर का गाय आज सड़कों पर विचरण कर रही हैं और शिकार हो रही हैं दुर्घटनाओं की। आपकी गौशाला के नाम पर जो भ्रष्टाचार है, आज झांसी की सभी सड़कों पर गाय देख सकते हैं, आप हाईवे पे गाय देख सकते हैं दुर्घटनाग्रस्त। गाय कहीं सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये बताइए, देखिए बीजेपी कहती है कि हमारी जो भी योजनाएं हैं वो हम सब तक बिना जाति देख करके पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है आपको, योजनाएं पहुंच रही हैं? देखिए, योजनाएं जो है जाति, किसी जाति को पहुँचती, किसी जाति को नहीं पहुँचती हैं। जो वो कहती हैं वो गलत कहती हैं। इसलिए हम भी पूर्व में पार्षद रहे हैं, हमने जनहित में खूब वहाँ पर लड़ाई लड़ी है। नगर निगम के अंदर महापौर जी बीजेपी के थे। राशन मिल रहा है आपको? राशन हमको नहीं मिले, राशन सभी लोगों को नहीं मिल रहा है। राशन क्या है, एक हाथ से देना और दूसरी हाथ से लौटना। राशन के अलावा आप देख सकते हैं हाउस टैक्स महंगा है, बिजली का बिल महंगा है, वाटर टैक्स लगा दिया, महंगाई इतनी बढ़ा दी, यानी बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यहाँ से देना और यहाँ से लूटना, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जनता को। देखिए ये तो आपस में अपनी बात कहेंगे, हमारे साथ आम जनमानस भी। जरा सर आप इधर आइएगा, देखिए भागिए मत, आपके शहर हम आए हैं आपसे ही बात करने के लिए। इधर आइए, ठीक है, आप इधर आइए, आप बात बताइए। वो कह रहे हैं हमने काम किया, वो कह रहे हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आप बताइए काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ है। क्या काम हुआ है? आपको सुविधाएं मिल रही हैं? मिल रही है। 2024 में इस बार किसको जिता रहे हैं? अब देखो कौन जीतता है। आप किस? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी? हाँ। कोई खास वजह बीजेपी को हाँ। जिताने के लिए क्या है? क्या सब ही है, सब जानते हैं। राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर। देखिए हमेशा से बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तो एक बार फिर से विपक्ष यही आरोप लगाता है, लेकिन जनता इसी के पीछे दौड़ रही है। जनता का कहना है चाहे कुछ भी हो हम बीजेपी के साथ ही जाएंगे। अब इन बातों से आप कैसे अपने आप को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, आपने जैसा कहा कि तारीख बताएंगे और राम नाम जी के कंधे पर अपना पूरा राजनीतिक जीवन बिताएंगे। देखिए, राम के पक्ष में और हमारे सनातन के पक्ष में जो फैसला आया, आप खुश नहीं है क्या राम मंदिर? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, जो फैसला आया वो हमारे राम के पक्ष में, वो हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया। भारतीय जनता पार्टी जिसका क्रेडिट लेने के लिए खड़ी हुई है आज के टाइम पे। अगर आप उस समय बोल रहे थे तो आप आडवाणी के टाइम पे ही मंदिर बना लेते, पर आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। सुनिए, अरे आप हमारी बात सुनिए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा, सब नर करह परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। मतलब जहाँ पर परस्पर प्यार हो, एक दूसरे के लिए सद्भावना हो और अपने अपने धर्म ग्रंथों के हिसाब से वो कार्य करते हो, वो राम राज्य है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा कि जो आपने माहौल बनाया है इसे राम राज्य नहीं कहते। सांप्रदायिकता शांति के साथ माननीय न्यायपालिका का निर्णय का हमने पालन किया। 1 साल के अंदर हमने नहीं, आपको अगर तकलीफ है तो आप उसके लिए न्यायपालिका जाइए। पूरे हिंदू हमारे साथ है, आप क्यों विरोध में? आप पहले दर्शन क्यों करते? देखिए, हम उन लोगों को खुला ऑफर देते हैं, राहुल गांधी जी को खुला ऑफर देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को देते हैं, अखिलेश यादव जी को देते हैं कि अभी पूजन होना है 22 तारीख को, सब लोग जाए ना, पूजन करें ना खुल के। क्यों नहीं करते हैं? ये कह रहे हैं कि अगर ये कुछ बोलेंगे तो आप मुकदमे लगा देंगे। नहीं, मुकदमे क्यों लगा देंगे? मंदिर के काम में हम लोग नहीं, पूजन के काम में ये लोग लगाते हैं। जब चुनाव लड़ने आए लोकसभा का, तो आपने एक सपना दिखाया झांसी को बुलेट ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का। आपको दिख गई होगी मैडम 5 साल में, आप आई हैं झांसी में। आप जब झांसी के अंदर आएंगे, हम भी करने जाएंगे, साथ साथ हम दिल्ली और पंजाब के लोगों को भी ले जाएंगे तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से। ये होता है जन कल्याणकार नीति। दिल्ली और पंजाब के लोग पूरे गुजरात में डले रहे कि मोदी जी को हराएंगे। क्या स्थिति हुई? खुद प्रत्याशी हार गया मुख्यमंत्री का, जो स्थिति हो गई। ठीक है,
ये बताइए आप लोग इस बार बीजेपी का सामना कैसे करेंगे? लगातार 2 बार से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। देखिए, अगर बीजेपी की सरकार की बात हम करें, पहले तो मैं अपने बीजेपी के जो मित्र हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन ये राजनीति है, समय बदलता है। 5 साल पहले ये जहां पे परास्त हो गए थे, वहां पे हम विजयी हुए थे, और आज समय बदला तो विजयश्री इन्हें मिली। इन्हें सबको बहुत 2024 में क्या तैयारी? 2024 में कहते हैं शेर खतरनाक होता है, जख्मी शेर और खतरनाक होता है। हमें ये हार बहुत मंथन करने का मौका देगी और हम पलटवार करेंगे। ठीक है, ये बताइए झांसी में आपको, इनका कहना है कि झांसी में कोई समस्या नहीं है, बीजेपी ने बहुत काम किया है और इस बार फिर से इसीलिए जनता हमें चुनेगी। देखो, इनका कहना कुछ भी हो सकता है। भाजपा का सिर्फ मतलब होता है बोलो, कुछ भी बोलो, चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो। आज आप अरविंद केजरीवाल को आप चुनौती दे रहे हो, आज आप अखिलेश यादव जी को चुनौती दे रहे हो, राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हो। अरे आप मोदी जी को चुनौती क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भुखमरी के मामले में आज भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। आप दीजिए ना चुनौती। आप पूरे यहाँ राज्य की सरकार से लेके केंद्र कह रहे हैं कि इन्होंने तो राशन की डेट और बढ़ा दी है। अभी राशन की डेट बढ़ाएंगे, जैसे जैसे चुनाव आएगा वैसे वैसे राशन की डेट बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जाएगा वो राशन मिलना बंद हो जाएगा। पहले हमें ये तो पता चले कि भूखा कौन है। 80 करोड़ जनता को 5 साल के लिए राशन दे रहे हैं। शायद आपको भी राशन मिल रहा होगा, आप भी अपना रोजगार है, व्यापार है। नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आप किसको राशन काल में पूरा देश जानता है हमारा कि मोदी जी ने किस तरह देश का नेतृत्व किया। फिर कैसे कह रहे भूखा मर रहा देश? देखिए, ऑक्सीजन की ये तो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। अभी जो चुनाव हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वहाँ पर केंद्र की सरकार ने कहा है कि 450 रुपये का सिलेंडर हम छत्तीसगढ़ राजस्थान में देंगे, जबकि केंद्र की सरकार पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ 450 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? यहाँ क्यों नहीं दिया जा रहा? यहाँ 1200 का सिलेंडर बढ़ गए सिलेंडर पे। 30 रुपये बढ़ गए। तो देखिए, हमेशा आप लोगों पर एक आरोप लगते हैं कि आप चुनाव आते हैं तो आप लोग लालच दिखाते हैं। उज्ज्वला योजना की जितनी लेडीजों को एक सिलेंडर फ्री दिया है, सभी को नहीं देंगे जिनके लिए। इन लोगों के में विधानसभा में भी वही मुद्दे थे, लोकसभा में भी वही मुद्दे हैं और पार्षदी में भी वही मुद्दे हैं। इन लोगों के मुद्दे रटे हुए हैं और मुद्दे इन लोगों के पास इसके अलावा कुछ है ही नहीं। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा का है। इन्होंने उज्ज्वला योजना की बात करी। उज्ज्वला योजना में जो उन्होंने सिलेंडर दिए, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं उन सिलेंडरों में 80% से ज्यादा सिलेंडर रिफिल ही नहीं हुए। इतना महंगा सिलेंडर कैसे अफोर्ड करेंगे हमारी नारियां? आयुष्मान कार्ड 2011 का सर्वे जब कांग्रेस सरकार दी, बात सुनिए, लागू अब आपकी सरकार में हुआ। ये योजना देने वाले मनमोहन सिंह हैं, कोई और नहीं था इस योजना को लाने वाला। सच्चाई ये है कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो भी आप आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। ये आयुष्मान कार्ड की सच्चाई है। ये आज यहाँ पर किसके पास मोबाइल फोन नहीं है? 1 मिनट, यहाँ पर हाथ उठाओ, किसके पास मोबाइल फोन नहीं है? सभी के पास मोबाइल फोन है। ठीक है, ये बताइए, देखिए झांसी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जब हम आए तो हमने देखा कि यहाँ बहुत ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक नियंत्रण पर क्या बोलना चाहेंगे? आप सुन रहे हैं? सुना कोई दिक्कत नहीं है? नहीं भैया बोलेंगे। अच्छा, तबियत ठीक नहीं, बोल नहीं पा रहा हूँ। बहुत दिक्कत है। आप देखिएगा कि अगर 10 गाड़ी टिकी हो तो 10 में से 5 गाड़ियों पे चालान है। ये कहीं ना कहीं बहुत समस्या है कि हर किसी की गाड़ियों पे चालान आ रहा है और इस पे मतलब सरकार को सोचना चाहिए। और तमाम समस्या हैं झांसी में। अच्छा, ये बताइए रोडें कैसी हैं? रोडें ठीक हैं, चूँकि स्मार्ट सिटी में झांसी आई हुई है तो काम होते हैं। और ये नहीं कि हर राज्य में काम हो रहा है, ये नहीं उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। जहाँ सरकार हैं काम कर रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि सरकार बधाई की पात्र है। झांसी स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आता है, इसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है और इनका कहना है बीजेपी का कि हम उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? जी, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ से अभी यहाँ कोतवाली है, कोतवाली से लेके आप उन्नाव गेट तक कोई बिना उसके चला जाए ट्रैफिक के, तब मैं मानूँ। इतना ट्रैफिक है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 मिनट तक मुझे वहाँ खड़ा रहना पड़ा। कोई व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्मार्ट सिटी, आप गड्ढे की बात कर रहे थे, आप यहाँ इस वाली रोड पे, फिल्टर वाली रोड पे इतनी लंबी पंचवटी लाइन से लेके उन्नाव गेट तक पूरी रास्ता कम से कम खुद ही पड़ी हुई है। 1 महीने से खुद ही पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लोग वहाँ पे गिर रहे हैं। जब माननीय झांसी में चंद्रपाल जी जब यहाँ के सांसद बने तो उन्होंने सबसे पहले कहा बड़े बाजार का अतिक्रमण नहीं हटेगा, उसमें सारे लोग बैठेंगे। पहले दूसरे बने प्रदीप जैन आदित्य,
जब नगर निगम ने अतिक्रमण और कारोबार करी तो बोले मैं इन लोगों को नहीं हटने दूंगा। जब आप उसमें कार्रवाई में रुकावट करोगे, या तो आप खुल के अतिक्रमण कराने के लिए पहल करो, रोड पर आकर पहल करो। दो चरित्र के चेहरे नहीं चलेंगे। इधर आप कहते हो अतिक्रमण हटना चाहिए, उधर कहोगे कि मैं किसी को हटने नहीं दूंगा। ये दोनों सांसदों ने ये बने हैं। हमारे माननीय अनुराग शर्मा जी ने देखिए, एक चीज ये भी है, ये कहते हैं कि आप इनके विधायकों पर गलत आरोप लगाकर जेल में डाल रहे हैं। काफी बड़े विधायक यहाँ से एक बड़े नेता हैं जो काफी समय बाद बाहर आए। बड़े नेता हैं, उनका पूरी जनता में बड़ा सम्मान है। जब भी वहाँ से मौत से लड़े तो वहाँ से हार गए, तो निवाड़ी पहुँच गए। मैं इसको नोएडा बनाऊंगा तो उधर से भी हारने वाले हैं। आप लोगों के नेता जो हैं वो जेलों में पहुंच रहे हैं। वो अच्छी बात है। कम से कम जब जो भाजपा के खिलाफ लड़ने की कोशिश करेगा, ये कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र को खत्म कर दें। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया था कि यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं। बिल्कुल बहुत सारे मुद्दे हैं, और आप समझिए कि अगर लोकल के मुद्दों को हमें सॉल्व करना है तो लोकल के लीडर को बढ़ाना पड़ेगा। और जो मोदी जी ने आज तक खत्म कर दिया, क्योंकि जहां भी ये चुनाव लड़ने जाते हैं वो कहते हैं मोदी जी का चेहरा देखो, कमल का चेहरा देखो। तो मोदी जी यहाँ की समस्याएं खत्म करने वाले नहीं है। चाहे कोई भी चुनाव हो, आपके माध्यम से मैं सारे तो आपके हिसाब से बीजेपी सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाती है, ना कि लोकल मुद्दे? कोई मुद्दे नहीं उठाते, सिर्फ कुर्सी कैसे बचे उसके मुद्दे उठाते हैं ये। अगर इनके पास कोई मुद्दा होता तो अभी तक 9 साल हो गए, तो मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। आप भी कुछ बोलिए कि ये इनका जवाब कैसे देंगे कि आप लोग सिर्फ राष्ट्रीय मुद्दे उठाते हैं, हिंदू मुसलमान उठाते हैं, राम मंदिर उठाते हैं, आपके पास लोकल मुद्दे नहीं है? हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबको सपोर्ट करती है। मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को घर मिले हैं, सिलेंडर मिले हैं, सब कुछ मिला है। मुस्लिमों का साथ देती है भारतीय जनता पार्टी। सबसे ज्यादा राशन मुस्लिमों को ही मिलता है। सबसे ज्यादा राशन मुस्लिमों को मिल रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ऐसा है, हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ काम कर रही है। हम लोगों ने किसी वर्ग को देखकर या किसी व्यक्तिगत लोगों को नहीं दिया। हम लोगों ने जो गरीब था, किसी भी धर्म जाति का हो, हम लोगों ने उसको सिलेंडर दिया। किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति उसका आयुष्मान कार्ड बना है। किसी भी जाति धर्म का हो, उसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास दिया है। जातिवाद की बात हम लोग नहीं करते, हम लोग सबके साथ सबके विकास। अभी परसों ही मोदी जी ने कहा है कि मेरी जातियाँ 4 हैं जिनके लिए मुझे करना है, महिला, युवा, किसान। ये इस तरीके से जातिवाद की बात आप लोग करते हो। मोदी जी सबसे पहले कहते थे मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, मुझे भर भर के गालियां देते हैं। अब 4 जातियां हो गई। जब जाति जनगणना की बात हुई तो जाति जनगणना, देखिए जाति जनगणना की बात होती है तो आप लोग भाग खड़े होते हैं, उसके बाद अब अपने 4 जातियां जाति की बात ये लोग करते हैं। इन लोगों के पार्टी के जिलाध्यक्ष सबसे ज्यादा यादव मिलेंगे आपको, सबसे ज्यादा यादव मिलेंगे आपको, और नगर अध्यक्ष आपको सबसे ज्यादा मुस्लिम मिलेंगे। बनिया पंडित क्यों नहीं मिलते हैं सबसे ज्यादा? जातिवादी राजनीति से पब्लिक उब चुकी है। अब राष्ट्र हित के लिए वो बात करता है, जो विकास की बात करता है जनता उसके साथ है। आज जो हमें विकास करते हैं, जनता में वोट क्यों देती? चलो आप सारे लोग एक होके कुछ क्यों नहीं कर पाते? जनता हमारे साथ क्यों है? जनता हमारे साथ, राज्यों में जनता हमारे साथ भी है। जनता ने हमको भी साथ दिया, पर हमारे लिए अडानी हित, अंबानी हित ये प्राथमिकता नहीं है। हमारे लिए जनता हित प्राथमिकता है। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के ऊपर आरोप लगा भ्रष्टाचार का, वीडियो सामने आया, क्या कार्रवाई हुई? भी बताइए। अगर की बात आपके खुद के जो है एनडीए के गठबंधन ओम प्रकाश राजौरी खुद उठा रहे हैं। और जातीय जनगणना बिहार में हुई। बिहार में आज रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को जाना पड़ रहा है। इतने छोटे से राज्य में आप इतना रोजगार दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को रोजगार लेने के लिए बिहार जाना पड़ रहा। लोकसभा का कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। लोकसभा की आपका मुद्दा है कि झांसी में सांसदों ने क्या काम किया, उस पर ये लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनके पास कुछ काम है ही नहीं। क्या काम किया वो बताएं ना। देखिए, इन्होंने कहा कि झांसी में काम बहुत हुआ है, लेकिन आप लोग गिना नहीं पा रहे हैं, आप लोग उन मुद्दों से भाग रहे हैं। देखिए आपने तो गिनाते, काम हुए कहाँ हैं? यहाँ लोगों को रोड पे चलना दुश्वार हो गया। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में जितने भी कार्य हुए कांग्रेस शासनकाल की ही देन है। चाहे मेडिकल हो, चाहे नॉटगार्ड हो, चाहे आपकी सूती मिल हो, चाहे पारिचा थर्मल। 10 सालों में कोई काम नहीं। 10 सालों में हमारे सांसद नहीं है। 10 साल में 5 साल उमा भारती जी आई थी लड़ने के लिए, और 5 साल उनके दर्शन नहीं हुए जनता को, एक काम उनके नाम नहीं है। और अब अनुराग शर्मा जी हैं, वो सांसद हैं, जनता को मालूम नहीं है हम सांसद जी से कहाँ मिले, कब मिले, कैसे मिले, कैसे अपनी बात कहे। आपने प्रदीप जैन जी के कहा, प्रदीप जैन जी आदित्य अपने कार्यकाल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाए, रेल कोच फैक्ट्री लाए,
उन्होंने मेडिकल के अपग्रेडेशन की बात की, पैरामेडिकल की बात की, जितने काम झांसी में है वो कांग्रेस की देन है। आपका सीपरी पुल है, सीपरी का पुल है, सीपरी का पुल समाजवादी पार्टी की देन है। इन्होंने नामकरण अपने नेता के नाम से कर लिया। ये केवल उद्घाटन और नामकरण अपने नाम से करते हैं। देखिए, आप लोग सिर्फ नामकरण करते हैं। झांसी जैसे बड़े जिले का, स्मार्ट सिटी का एयरपोर्ट दतिया चला गया छोटे से जिले में, और आपके सांसद जी सोने की गाड़ी में सोते रहे। ये उपलब्धि है आपकी। हम लोग नामकरण करते हैं। हम लोगों ने बगल का पार्क है बिपिन रावत जी, जो कि आपको मालूम है शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके नाम पर नामकरण किया है हम लोगों ने। हम लोगों ने किसी विस्फोट नहीं किया। आप झांसी से उड़ोगे, झांसी का एयरपोर्ट कहीं नहीं गया। झांसी की लैंड की प्रॉब्लम है, वो बहुत जल्दी सॉल्व हो गए। आपको बहुत जल्दी 2024 के पहले दिख जाएगी। अरे हम कभी नहीं हारेंगे। आज इस शहर में डिजिटल चालान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खड़ी गाड़ियों के चालान कट रहे हैं। आपने स्मार्ट सिटी बोला तो आज स्मार्ट गड्ढे हो गए हैं, स्मार्ट पुलिया हो गई हैं, सामने लाइटें, लाइटों के तार उखड़े पड़े हैं। ये स्मार्ट सिटी का नजारा है। सिर्फ एक ढकोसला है, एक आडंबर है स्मार्ट सिटी के नाम पर। के बीच में रहने की बात करते हैं। राजनीतिक दल के BLA 2 बनते हैं। इनमें से कितने लोगों के BLA 2 है, लिस्ट दिखा दे कि भाजपा के। और 2 दिन से ये वोटर अभियान का चल रहा है, किसने के वोट बढ़ा दिए वो बता दे। कितने बूथों पे गए, किस बूथ पे गए, वो अपनी लिस्ट बता दे। हम लोगों के पास बाई रिकॉर्ड एक काम है कि एक कार्यकर्ता एक बूथ पे गया है, जनता का काम किया है। हम लोग मदद करते हैं। कोरोना में यही सारे लोग घरों में घुस गए थे। केवल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी टिफिन के माध्यम से लोगों के घर टिफिन पहुंचाया। कोरोना के टाइम में मैंने जब नगर निगम में आप लोगों ने टोल फ्री नंबर दिया था कि लोगों को खाना दिया जाएगा, जब मैंने टोल फ्री पे 40 आदमियों की शिकायत की थी कि इन 40 लोगों को खाना चाहिए, तब वहाँ से नगर निगम से मेरे पास फोन आया था अपर साहब का कि अगर आपके घर में खाना नहीं हो तो मैं पहुंचा दूं, जनता के लिए बात नहीं करो। तब मैंने उस मुद्दे को लेकर के मैंने अपने घर से 300 लोगों का खाना रोज 2 महीने 3 जब तक कोरोना लगा रहा, जब तक मैंने बात छेड़ी। इन्होंने BLO की बात छेड़ी। इन्होंने सेना को काम पे लगा दिया अपने पर्सनल। इन्होंने IAS अधिकारियों को अपने पर्सनल काम पे लगा दिया। यहाँ तक कि एक बच्चा जो आज सेना ज्वाइन करता है और 4 साल बाद वो रिटायर होता है, और अगर खुदा ना खास्ता वो शहीद हो जाता है, तो इन्होंने उसका शहीद का दर्जा भी छीन लिया। ये इनकी उपलब्धि है आज। ये देश के साथ गद्दारी है। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर आप लोग स्टैंड करते हैं। आप कहते हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है, आप कहते हैं नौकरियां नहीं मिल रही, उसके बाद भी जनता इनके साथ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोग कैसे जनता को अपनी बात समझाएंगे? अब तो आप एक साथ हो गए, आपकी लॉबी इतनी बड़ी है, वो तो 4 खड़े हैं, उसके बाद भी वो भारी हो रहे हैं। ऐसा क्यों? मैम 100 की बात एक कहूँ, बिल्कुल कहिए। झूठ बहुत जल्दी बिक जाता है और सच वहीं खड़ा रह जाता है। पहली बात इन्होंने कहा था 2014 से 24 की तरफ आगे कितने दिन झूठ चले? नहीं सुनिए, तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। 5 साल में 10 करोड़ रोजगार कहाँ है? रोजगार किसको मिले? मैं आपको एक बात बताऊं, भाजपा की जितनी भी राजनीति है वो केवल 2-3 चीजों पर टिकी है। हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और धर्म की राजनीति करती है। अगर ये शब्द खत्म कर दिया जाना तो ये इनका जो किला है ना वो ढह जाएगा। किला विकास में आगे है। आपको ताज़ा और उदाहरण दें, अभी झांसी नगर निगम का चुनाव हुआ, इनके पास प्रत्याशी नहीं था, मऊरानीपुर से प्रत्याशी लाए और प्रत्याशी ने वादा किया कि महापौर बनने के बाद मैं हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ़ कर दूंगा। वो तो उन्होंने किया नहीं। उन्नाव गेट मुक्ति धाम पर हाउस टैक्स 90,000 का बकाया नोटिस चस्पा करवा दिया। ये इनकी जागरूकता है विकास की, इतना विकास कर रहे हैं। देखिए, आप आपको 5 साल हो गए अभी, आप कह रहे ना 5 साल हुए बीजेपी को, 10 साल हो गए यहाँ पर बीजेपी। हाँ 10 साल हो गए। करा कहा है आपने महंगाई अलग बढ़ाई, ठीक है, महंगाई अलग बढ़ाई, ठीक है, आपने कहा नहीं किया। गरीबी को पता कहा, आपने कहा था गरीबी खत्म कर देंगे, आपने पता कहा गरीबी को खत्म कर दिया डायरेक्ट। गरीबी खत्म नहीं की, गरीबी को खत्म कर दिया आपने। गरीबी भारत में गरीबी बहुत कम हो चुकी है। पहले वो आज के आंकड़े में देख लीजिए, अब भुखमरी कहीं नहीं है, भुखमरी कहीं नहीं है। भुखमरी केवल आप लोगों की सोच में है। आपकी सोच में भुखमरी है? कौन कह रहे हैं कि आपकी सोच में भुखमरी है? मेरी सोच में भुखमरी है। सिलेंडर कितने का था आपसे पूछ रहा मैं। आपके घर में खाना मुझसे मत पूछिए। नहीं, मैं बाहर घर में खाना ही क्या खाती फिर आप? बाहर से खाती हूँ। आप अपनी बात बताइए। अच्छा छा रही है। एक मिनट 450 रुपए का सिलेंडर। अरे सुन तो लीजिए, फ्री दिया लोगों के सिलेंडर, हमें बहस 1 to 1 होनी चाहिए। आगे आइए। नहीं आप कहने आ गए, ये तो आगे। हाँ तो कैमरे के सामने हूँ ना। पेट्रोल थोड़ी ना, मैं पेट्रोल पीना है क्या? खाने में क्या आता? अरे हमें गुंडागर्दी से
मतलब गुंडा हो गए, आपको वोट दे देंगे तो पता है हम बहुत अच्छे आदमी हो जाएंगे हम। नहीं, बहुत अच्छे आदमी। गैस एजेंसी पे सिलेंडर लुटते थे, आज हर घर में सिलेंडर पहुंचता है। कि आपकी सरकार आइए, अरे एक काम करिए, 1581 अम्बेडकर नगर, तालपुरा, झांसी, मेरा मकान नंबर। आप एक काम करो, आप सिलेंडर पहुंचा दो। ला बुकिंग करानी पड़ जाएगी। अरे अखिलेश यादव से पूछिए जो काम कर रहे हैं वो। क्या अखिलेश आपका थोड़ी ना प्रसाद खा रहा है? क्यों नहीं पहुंच रहा? बराबर सिलेंडर पहुंच रहा है। आपने नंबर किया, आपका जो हॉकर है उसकी कोई बात है तो आप इस पे कह रहे हो कि हमें सिलेंडर नहीं पहुंचाएंगे। तो होना चाहिए अफोर्ड करने लायक। आपके सिलेंडर का रेट जो है, मेहनत कर रहा है, खा रहा है, जो मजदूरी आज है ना। पहले बात सुनिए, पहले मेरी आप ब्रेक। अरे बात तो सुनिए पहले, आपको वीडियो दिखाऊं एक। नहीं रुक जाओ, वीडियो मत दिखाइए। इन्होंने, मैं बताता हूँ इन्होंने मजदूरों को क्या दिया। इन्होंने मजदूरों को किलोमीटर चला दिया, पटरियों पे मरने के लिए छोड़ दिया। और कोरोना समय पे बेचारे पटरियों पे मरे वो मजदूर, उस सच्चाई को कौन झुठला सकता है? आज और एक और बात, आज चुनाव में जो उन्होंने रथ, आज चुनाव में मोदी जी का जो रथ चला था, कोरोना में जब मजदूर आ रहे थे वो रथ कहाँ गए थे? कोरोना में जब मजदूर वहाँ से पैदल चले आ रहे थे कोसों मीलों से, जब मोदी जी का रथ कहाँ गया था? भारत ने जो कोरोना में काम किया है पूरा विश्व उसकी तारीफ करता है। कौन सी रिपोर्ट? केवल आपकी रिपोर्ट नहीं करती है, सरकारी डेटा मानने को तैयार नहीं हो, आंकड़ा सरकारी आंकड़ा मानने को तैयार नहीं हो। यहाँ पे मजदूरों की बात चल रही, तो आपको हम एक करंट की बात बताएं कि झांसी के सकरार से भाजपा के शासन में ठेकेदार यहाँ से 60 से 100 के बीच में मजदूरों को ले आते हैं कर्नाटक में, वहाँ बंधक बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। यहाँ के कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर वो जाते हैं, एक्शन लेते हैं, और यहाँ के सांसद विधायक सोते रहते हैं और उनके कानों में कोई जू नहीं लगता है। और यहाँ के पूर्व सांसद को इस बात का अवगत होता है और वो उस पर काम करते हैं। कर्नाटक के विधायक को फोन लगाते हैं। वहाँ के सबसे बड़ा मुद्दा है मजदूरों की बहुत बाबा की सरकार झांसी से अवगत चोरी कर ले आते हैं मजदूरों को, उनसे काम करवाते हैं। यहाँ से उसका श्रेय कांग्रेस के पूर्व सांसद को जाता है, उनने इसका काम किया। कह रहे हैं कि आप मजदूरों की चोरी करते हैं। मजदूरों की चोरी कोई नहीं करता है मैम। मजदूर ये पहला फसला के ले जाते मजदूरों को। अभी का रिसेंटली जो उत्तराखंड में हुआ है, वहाँ पे जो मजदूर फंस गए थे, 41 मजदूर जहाँ से जिंदा बचे हैं, उसको ये लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप मानती हैं कि आप यहाँ काम नहीं दे पा रही हैं झांसी में, तभी लोगों को कर्नाटक जाके काम करना पड़ रहा है। आप ये बात मान रही हैं? ये बात झांसी में रोजगार नहीं है कि इनका कहना झांसी में रोजगार। देखिए ऐसा है, जो बीटा जो हम लोग की अभी ये योजना आई है उसमें बुंदेलखंड में निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। अभी यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई भी हो, किसी भी योजना पे हो, पूरा लाभ जनता को मिल रहा है। आप सरकारी आंकड़े के हिसाब से देख सकती हो, लेकिन ये लोग नहीं। आप जरा आगे आइए, नहीं बोलेंगे कोई बात नहीं। सर कांग्रेस सरकार में तो क्या है ना, योजना लागू हुई और कल वो चालू भी हो गई। भाई हमारी सरकार में नहीं, इनकी सरकार ने तो हाल ही चालू कर दी। इन लोगों को बहुत जल्दी है कि हमें खाना बनाना ना पड़े, हम तो कच्चा खाना ही खा जाएंगे पूरा। सबसे बड़ी उपलब्धि भाजपा की, सबसे बड़ी उपलब्धि इंसानों को धर्म का नशा कराना। अफीम की तरह इनने हर इंसानों को धर्म का नशा करा के रखा है, चखा दिया है धर्म का नशा। आप ये बताइए कहाँ तक सही है राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व करना? राजनीति अलग है, धर्म अलग है। अगर धर्म आप राजनीति करते हैं तो बताएंगे, आप चिल्ला के बताएंगे राजनीति अलग है, राजनीति देश का विकास के लिए है। धर्म आप मानिए, चिल्ला के क्यों बताते हैं? आप मानिए, हमारी आदरणीय बहन ने एक मिनट शिक्षा फ्री कीजिए। आज पेंसिल में टैक्स लग रहा है, आज शिक्षा इतनी महंगी है। आप ये बताइए सरकारी स्कूल जो विधायक है, एमएलए है, ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते, प्राइवेट क्यों भेजते हैं? हमारी आदरणीय बहन ने बहन व्यवस्था क्या है? एक मिनट हमारी आदरणीय बहन हमारी आदरणीय बहन एक मिनट हमारी आदरणीय बहन भैया अरे हमारी आदरणीय बहन बोली कि एयरपोर्ट बनेगा झांसी में। अब आप ये बता दिए अडानी को कब देने वाले हो? वो जो एयरपोर्ट बन के तैयार हो वो अडानी को कब देने वाले हो? देखिए भाजपाइयों को सिर्फ बोलना आता है, मैं आज भी इनसे कह रहा हूँ, इनकी 10 साल पहले सरकार। तो ये कहते हैं, आप भी बोल लीजिए। अरे सुनिए ना, सुनेंगे कहाँ वो? मैं कहता हूँ इनके प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। आज 10 साल होने को है, क्या ये दे पाए? इन्होंने कहा था कि डॉलर भाई का दाम पैसे के मुकाबले बहुत कमजोर हो जाएगा। आज क्या रुपए डॉलर से मजबूत हो पाया?
इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी कर देंगे, क्या हो पाई? आज अभी मैडम कह रही थी कि कश्मीर, मैडम कश्मीर में आप कहते हो कि हमने बहुत अच्छा स्वर्ग बना दिया, 4 साल हो गए चुनाव नहीं करा पाई आप, बता दो चुनाव की डेट क्या है? अब आप बता दिए चुनाव की डेट क्या है? अरे आप बता दीजिए। देखिए यहाँ पर लड़ाइयाँ तो होती रहेंगी। इधर आइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप झांसी के हैं? नहीं, मैं भोपाल से हूँ। आप भोपाल से हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने पूरा मुद्दा तो समझा होगा कि किस तरीके की राजनीति देश में चल रही है? क्या ध्रुवीकरण की राजनीति है या ऐसी ही राजनीति होनी चाहिए? 2024 में आप किसको देख रहे हैं? 2024 में मैं किसे देख रहा हूँ वो तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल प्रश्न है, लेकिन ये एक बहुत जेन्युइन प्रश्न है क्योंकि आप ही वोटर हैं और आप वोट देंगे। मैं देखना चाहूँगा कि अगर भाजपा भी आती है तो कुछ नया करती है कि नहीं। देखिए, बीजेपी की सरकार तो चल रही है, तो मतलब आप फिर से बीजेपी चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि या तो इनकी तरफ से बदलाव आ जाए या तो ओवरऑल बदलाव आ जाए या तो फिर कांग्रेस की आ जाए या तो कांग्रेस की सरकार आ जाए। अगर भाजपा अपनी पुरानी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं है तो फिर हमें सीखने की जरूरत है कि हम वो गलतियां किसी और को दोहराने का मौका ना दें। जैसे आपके हिसाब से बीजेपी किस तरीके की गलतियां कर रही है? मैम, मैं एक स्कूल का वाइस प्रिंसिपल रह चुका हूँ, एक सरकारी स्कूल था, और उससे पहले मैं थाईलैंड में एक टीचर था। हम सरकारी स्कूल में जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं वो किसी ICSE स्कूल में या किसी प्राइवेट स्कूल में 2nd 3rd ग्रेड के बच्चे पढ़ रहे हैं। 12वीं 11वीं 12वीं के क्लास के बच्चे अगर आपकी ग्रामर व्याकरण सही नहीं बोल पा रहे किसी भी भाषा की, तो वो हमारे देश के लिए एक हार ही है, उसमें जीत का कोई स्कोप नहीं है। अगर आप, बहुत अच्छी बात है, आप जो हमारी मातृभाषा है उसे आगे रखना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना, बीजेपी कहती है अगर धर्म सुरक्षित होगा तभी सब कुछ सुरक्षित होगा। अगर इंसान सुरक्षित नहीं होगा तो धर्म सुरक्षित कैसे होगा? ठीक है, देखिए इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, शिक्षा का मुद्दा उठाया कि जब हम दूसरे देशों में देखें कि शिक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, लेकिन जब हम अपने सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाएं देखते हैं तो बहुत ही खराब है। आप जैसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों से कहा जाए कि सरकारी स्कूल में डाल दीजिए तो आप नहीं डालेंगे, उस पर कैसे बात करें? मेरा बेटा सरकारी स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ते हैं, केंद्रीय विद्यालय में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं सरकारी केवी के। हम ये कह रहे 5 साल पहले के स्कूल देख लीजिए, आज के स्कूल देख लीजिए। आप अपने बच्चे को नहीं भेज रहे तो हम क्या करें? 5 साल पहले के विद्यालय में आज कायाकल्प जो विद्यालय का हुए नहीं इस डिबेट की शुरुआत ना सर, आपका एक सेकंड मैं आपका पॉइंट फिर से सुनना चाहूंगा। आज 5 साल पहले के विद्यालय देख लीजिए, आज के विद्यालय देख लीजिए। कहा कि इन्होंने परिवर्तन लाए हैं, ये शिक्षा प्रणाली में नई शिक्षा नीति लाए हैं। अगर अपन बैलगाड़ी की रफ्तार से रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करें और दुनिया लाइट ईयर से चल रही हो तो फिर वहां पे क्या कीजिएगा? क्या चाहते? बच्चों को आगे नहीं बढ़ाए? नहीं, एक मिनट, नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट सुन लीजिए इनसे। क्या है 2 पॉइंट? नई शिक्षा नीति की ये 2 पॉइंट बता दें, मैं मान जाऊंगा, बता दीजिए। नई शिक्षा सबको विकास से सबका पूरे हिंदुस्तान में एक सा सिलेबस रहे, पूरे हिंदुस्तान में पूरा एक सा सिलेबस रहे। आप बोलो। शुरुआत में ही की थी। उत्तर प्रदेश में जिस राज्य में आप खड़े हैं उसमें 51,000 पद खाली हैं, ये शिक्षा की बात है। देखिए रोज धरने हो रहे हैं, रोज परेशान है सभी, रोज धरने हो रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं नौकरी दीजिए, आप नौकरी नहीं दे पा। नौकरी के लिए यही बुंदेलखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बीडा का गठन किया है 48 साल बाद उत्तर प्रदेश में। नोएडा गठन तो मेट्रो का किया था। कहाँ है मेट्रो? मैं मेट्रो से आ जाता है अकेले पे घूमने, कहाँ है मेट्रो? जब मेट्रो नहीं है आपकी। एक बात तो मानी, देखिए गोबर रोजगार, पकौड़ा रोजगार, ये सारे रोजगार भाजपा ने दिए हैं, पर जो जमीनी हकीकत वो ये है कि जमीनी हकीकत में बुंदेलखंड का नागरिक कर्नाटक और बड़े बड़े शहरों में जाके काम कर। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि आपका कहना है कि आप राष्ट्रवाद पर बात करते हैं, आप देश की सुरक्षा पर बात करते हैं, आप राम मंदिर की बात करते हैं, और इनका कहना है कि लेकिन आप जमीनी हकीकत की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप हेल्थ की बात नहीं करते। तो नहीं करते। आयुष्मान कार्ड से जितने भी पात्र व्यक्ति हैं, नहीं अपात्र को नहीं मिलेगा, अपात्र को नहीं मिलेगा, आपकी पात्रता है तो मिलेगी। नहीं हम तो अपात्र है ना, क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स वाले आदमी, हम कैसे गरीब का हक छीन ले? वो तो आप छीनते कहते हैं आप गरीब का हक छीनते हैं। देखिए आज के समय पे के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी का
खुद आयुष्मान कार्ड है, क्या उनको जरूरत है आयुष्मान कार्ड की, या गरीब जनता को जरूरत है उस कार्ड की? अगर इसे वो आप किसानों की बात करिए। 11 साल पहले जो डाटा बना था वो समाजवादी पार्टी में बना था, और डाटा से हो सकता है। देखिए इनके पास एक तस्वीर है जिसमें लिखा है कि झांसी में 4400 मृतकों के बन गए आयुष्मान कार्ड। इसकी जांच चल रही है मैम, ये बनाई है, जांच चल रही है। 2012 का सर्वे था, जब सर्वे हुआ होगा तो वो जीवित होंगे, उसके बाद वो किसी कोरोना में कई लोगों की मृत्यु हो सकता है, मृत्यु हो गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन जब उसका सर्वे हुआ जब वो जीवित थे, अब जो हुआ तो जो होंगे और हटा दिया जाएगा, उसमें क्या बात है। ये कार्ड तो, लेकिन अगर हम मान रहे हैं इनकी बात, जो 44 जो कार्ड बने हैं, इनमें तो हो सकता है कोरोना काल में कुछ लोग मर गए हो, लेकिन आयुष्मान कार्ड तो अंगूठे से बन रहा था मैडम, फिर उनकी बायोमेट्रिक कैसे हुई? देखिए एक बात तो इस पूरी डिबेट में एक मिनट, इस पूरी डिबेट में एक बात तो सिद्ध हो गई, चाहे मृत्युओं के नाम पर हो, चाहे देश के नाम पर हो, चाहे महिला के नाम पर हो, चाहे जवानों के नाम पर हो, सबके नाम पर भ्रष्टाचार करेगी, पर जवाब और जनता का काम भाजपा कभी नहीं करेगी। जैसे कि मेरे छोटे भाई ने बोला कि अंगूठे से बन रहा था, तो आप ही कह रहे हो कि मृतकों के बन गए, जब अंगूठे मृतकों के, आप ही की बात को आप ही को उत्तर है, जब आप ही कह रहे हो कि देखिए समय पूरा हो गया है, अब डिबेट का कर देंगे। विकलांग दिवस है भैया जावेद, आज विश्व विकलांग दिवस है, 3 दिसंबर है। आज ही के पेपर में छपा है कि 1500 दिव्यांगों में आज 1100 को केवल पेंशन मिल रही है, 400 को पेंशन भी नहीं दे पा रही है सरकार। शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। देखिए ये कहते हैं हमने विकलांगों को दिव्यांग कर दिया है। दिव्यांग कर दिया, लेकिन उनके अधिकार तो दिए नहीं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। आज ही के पेपर में जहाँ ठीक है, देखिए समय कम है और आखिरी सवाल और सबसे अहम सवाल यही है, 2024 में झांसी में कौन? आप कहते हैं आप रिपीट होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ का इतिहास उठा करके देखा जाए तो कांग्रेस सबसे ज्यादा बार यहाँ पर आई है, और उसके बाद सपा को भी एक बार मौका मिला है, और उसके बाद बीजेपी लगातार है। और क्या हैट्रिक यहाँ पर आप कर पाएंगे? और आप सब मिलके इनसे लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप इतनी बड़ी लॉबी मिलके इस बार इनसे लड़ पाएंगे? बिल्कुल लड़ेंगे मैडम, हम लोग बिल्कुल लड़ेंगे, हम सब पूरा गठबंधन जी तोड़ मेहनत करेंगे। आप लोगों का दौर भूल गए। देखिए हम आए एंड पे हैं। इन लोग का सच बिल्कुल सामने आ चुका है। जब इनके महापौर जी चुनाव लड़े थे झांसी से, उन्होंने कहा था हम जनता का हाउ टैक्स हाफ करेंगे, लेकिन टैक्स हाफ नहीं हुआ है। उसके बाद में उन्नाव गेट शमशान घाट का 90,000 पर टैक्स लगा दी। क्या मुर्दे भरेंगे वो टैक्स? देखिए असुरों से लड़ने के लिए हमेशा देवता इकट्ठे होते रहे हैं। आप लोग इन असुरों का नुकसान करने के इन असुरों का आप असुर हैं। देखिए ऐसा है, 100 में 80 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। लोकसभा चुनाव में ये 20 में रहेंगे, 80 में रहेगी भारतीय जनता पार्टी। असुरों में असुर ही बनते हैं, देवता सारे जाते जाते भी 80-20 कर गई है। जाते जाते भी सांप्रदायिकता हो गई। यहाँ से नारा लग रहा है कांग्रेस गठबंधन जिंदाबाद, दूसरी तरफ का नारा जय श्री राम है। इस बार 2024 में किसकी सरकार आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ झांसी में जो तस्वीर है कि सांसद जी ने क्या काम किया है, 10 सालों से बीजेपी यहाँ पर है, क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या इस बार गठबंधन के किसी प्रत्याशी को मौका मिलेगा, और गठबंधन का कौन प्रत्याशी यहाँ से होगा, यहाँ पर यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन हम अब आम जनता से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं या सिर्फ बातें ही हैं। देखिए इस समय में ऐसी धरती पर मौजूद हैं जो शौर्य की गाथा खुद ही गाती है। ये एक ऐसी धरती है जो पूरी दुनिया में मशहूर है अपनी शौर्य को लेकर के। जी हाँ, हम इस समय झांसी में मौजूद हैं और झांसी के इस ऐसे पार्क में मौजूद हैं जो झांसी का सबसे पहला पार्क है और रानी लक्ष्मीबाई, महारानी रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है, प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग आते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बेहद खूबसूरत पार्क है। आप जरा पार्क का नज़ारा देख लीजिए, जो आपको सिर्फ चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देंगे और बहुत ही सुंदरता के साथ बिना गंदगी के इस पार्क को सजाया गया है। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा है 2024। हमने लोगों से बातचीत की है, विपक्ष से पक्ष, उन्होंने तो अपनी बात रखी, लेकिन आम जन की बात हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है। मैम देखिए, यहाँ पर झांसी में 2 बार से बीजेपी के जो है कैंडिडेट जीत रहे हैं। इस बार 2024 में आप किसको देख रही हैं? जाहिर सी बात है योगी जी को ही देखना चाहेंगे। बीजेपी को देखना चाहती हैं जी फिर से? जी।
ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि झांसी में काम सही कर रही है बीजेपी? जी जी, अभी तो जितना भी किया है बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, और चाहते हैं कि आगे भी वो और इससे भी ज़्यादा अच्छा करना। ये बताइए कि जब आप रात में निकलती हैं तो क्या आप सेफ फील करती हैं सरकार? जी बिल्कुल सेफ फील करें जी। सर आप आगे आइए, आपसे जानना चाहूंगी, ये तो महिला की बात हो गई, उन्होंने कहा कि उनको सुरक्षा मिल रही है, वो संतुष्ट है। आपसे जानना चाहूंगी क्या कमी लगती है आपको झांसी में जिसको ध्यान में रखना चाहिए? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है और इससे बेहतर ही करेगी योगी सरकार, ये हमें पूरा विश्वास है। आपको योगी पर विश्वास है? योगी पे नहीं, उनके सिस्टम पे विश्वास है। जो पार्टी का सिस्टम है, जो नीतियां हैं वो बहुत बेहतर हैं और पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है ये बहुत अच्छी कर रही है, जनता को देखते हुए कर रही है। आज जहां हम देखते थे गली मोहल्लों की सड़कें उबड़ खाबड़ पड़ी थी, आज पूरे झांसी का विकास हुआ है। पार्कों से लेके गली मोहल्ले चौराहों से लेके हर जगह विकास हुआ है। महिलाएं सेफ हैं, लड़कियां रात को भी जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री का नाम जानते हैं? हाँ, क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। किसको पसंद करते हैं, नरेंद्र मोदी को या योगी को या किसी और को? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। आप किसको पसंद करती हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी को पसंद करती हैं। देखिए यहाँ पर हम बच्चों से बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा हमें मोदी पसंद है। यहाँ पर एक और सज्जन हैं, आपसे जानना चाहूंगी, आप झांसी के हैं, आपको क्या समस्याएं यहाँ पर लगती हैं कि जो झांसी में ठीक होनी चाहिए, और 2024 में किसको देख रहे हैं? मैम सबसे पहले तो ये है, ठीक होने के लिए यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, सब ठीक है। बीजेपी की सरकार है, बहुत अच्छे से काम चल रहा है, सिस्टम जो है बहुत नंबर 1 है, और यहाँ पर जो भी स्वच्छता है, जो भी विकास का है, काफ़ी आगे है और आगे होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लोग और, क्या ये आपके हाथ में किसी मेडिकल, ये कोई मेडिकल रिपोर्ट है? नहीं वो तो ठीक है, ये बताइए कि आप इस बार 2 बार से यहाँ पर सांसद हैं जो बीजेपी के हैं, इस बार तीसरी बार फिर से बीजेपी को बना रहे हैं या इस बार गठबंधन को मौका देंगे? नहीं हम तो बीजेपी को बनाएंगे। बीजेपी कोई खास वजह? खास काम का देख के उनके, भाई उनके जिस तरीके से काम करने के तरीके हैं, कुछ बिजली पानी और भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर आकर्षित होते हैं। बीजेपी को ही दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये बताइए किसको इस बार वोट देने वाले हैं, किसको देख रहे हैं 24 में? बीजेपी की। बीजेपी को क्यों? बीजेपी ही क्यों, किसी और को मौका देके? बीजेपी ने बहुत काम करे। अच्छा। विकास बहुत करा। हमारे करारी जाते थे हम तो 8 महीने में उनने पुल बना के दे दिया। हम लोग परेशान नहीं है, और सरकारों तो गड्ढा है सड़कों पे, कुछ है, लाइटें नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो मोदी जी आए वो बढ़िया है। मोदी जी आए वो ही बढ़िया है। देखिए हम लगातार जनता से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, छोटे बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। अभी तक जो झांसी में हमें माहौल दिख रहा है, उन्होंने कहा कि झांसी का माहौल एकदम दुरुस्त है और हम इस बार फिर से बीजेपी को मौका देंगे, यानी बीजेपी की हैट्रिक लगवाएंगे। एक महिला भी हमारे साथ आ रही। मैम जानना चाहूंगी 2024 में इस बार किसको देख रही हैं? मतलब 2024 में किसको देख रही हैं? इस बार सांसद कौन होना चाहिए आपके झांसी से, बीजेपी या गठबंधन, कांग्रेस या सपा? कौन? सपा होनी चाहिए जी। देखिए ये जाते जाते बोल गई कि वो सपा को हम जिताना चाहेंगे क्योंकि वो छात्रों के लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस बार छात्र जो है वो बीजेपी से थोड़ा सा नाराज जरूर अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हम सबकी नाराजगी को दूर करेंगे और 24 में चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे। अंदर जाते हैं क्योंकि पार्क है और यहाँ की मशहूर बाजारों में जाएंगे, रुख करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। जहां आज ये देश कई धर्म, कई जातियों में बटा हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस देश को अंग्रेजों के शासन ने घेर लिया था और यहाँ पर लड़ाई लड़के देश को आज़ाद किया गया। आज हम झांसी में मौजूद हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की धरती कही जाती है। आप मेरे पीछे एक मूर्ति देख रहे होंगे। तोप के पीछे जो व्यक्ति है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बेहद महत्वपूर्ण व्यक्ति है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो ये गौस खान थे, ये मुख्य तोपबाज थे जिन्होंने न जाने कितने अंग्रेजों को अपने तोप से उड़ाया होगा। आज हम 2024 के चुनाव के मद्देनजर यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस समय हम आम जनता के बीच में हैं। झांसी के मशहूर ये चौराहा है जहाँ पर हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे जानना चाहूँगी कि मैं जब झांसी आई तो बड़ी जाम की समस्या है, तो इससे आप लोग भी रोज जूझते ही होंगे?
जी हाँ, ये जो क्षेत्र है आप जहाँ खड़े हुए हैं ये एक्चुअली शहर क्षेत्र होता है, मतलब झांसी का मेन बाज़ार है ये, तो यहाँ जाम की स्थिति रहती है। बाकी अदर साइड आप जाओगे तो वहाँ सब कुछ ठीक है जी। आप बताइए 2024 के चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी कहती है कि हम दोबारा से यहाँ रिपीट करेंगे, आपको क्या लगता है? रिपीट होगी, दोबारा रिपीट होगी। यहाँ तो योगी मोदी का ही जादू है। झांसी ऐसा है, यहाँ बीजेपी के अलावा कुछ नहीं दिखता है। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। अच्छा, अभी हमने विपक्ष से गठबंधन के प्रतिनिधियों से बात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लेकिन आपके काम जीरो हैं। वो विपक्ष अगर सरकार के लिए कमियां नहीं बताएगा तो उनको तो कोई पूछेगा भी नहीं। और आज आपने 3 राज्यों में चुनाव नतीजों में देख लिया होगा, सिर्फ मोदी और योगी चलेंगे और कोई नहीं चलेगा। बाकी ये विपक्ष का जो गठबंधन है बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, यहाँ झांसी के एक बड़ी मुद्दा सामने आया कि यहाँ पर रोजगार नहीं है, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, यानी कि माइग्रेशन की। तो आप कुछ करते हैं? जी, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो रोजगार का मुद्दा बता रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ऐसा है कि आप करने वाले होने चाहिए तो आप काम पे जाओगे, और ना करने वाले को घर बैठे बैठे कौन दे देगा पैसे, बताइए। कहते हैं कि गठबंधन इस बार यहाँ पर जरूर आएगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट होगा गठबंधन से, विपक्ष से, वो ही यहाँ पर आएगा। बिल्कुल नहीं आएगी, बीजेपी आएगी यहाँ पे। एक तरफा बीजेपी आएगी, बीजेपी जिंदाबाद। और कम से कम 3 लाख वोटों से सांसद बनेगा, ये आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लो आप। देखिए, इन्होंने कहा कि मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। कौन इनकी बात रिकॉर्ड भी कर रहे हैं? इन्होंने कहा कि यहाँ से फिर से बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है? बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, क्योंकि जब पूरे हम देश की जब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जब हम देखते हैं, जब लगता है मतदाताओं को कि दूसरा जो सामने वाला कैंडिडेट है वो इतना मजबूत नहीं है, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता है। हालांकि चाहते हैं वो इन्हें भी ना चुने, लेकिन अगला ऑप्शन भी तो होना चाहिए चुनने के लिए। जब वो होता नहीं है तो फिर इसको चुनना पड़ता है। सेम कहानी अभी कहें तो जैसे आज जो रिजल्ट आए हैं, सेम कहानी उसकी भी रही है। और जब भी कोई भी ऑफ कैमरा जब चर्चा करता है, मैं भी पत्रकारिता का छात्र हूँ, तो जनता कुछ अलग जवाब देती है, और जब कैमरा खुलता है तो अलग जवाब देती है, और आंकड़े कुछ अलग ही आते हैं। तो ये पहले से माइंड में कहने का मतलब नहीं है कि अपोनेंट नहीं है, अच्छा कैंडिडेट नहीं है, इस वजह से। अगर अच्छा मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, अगर अच्छा कैंडिडेट गठबंधन लाती है तो फिर मोदी नहीं होंगे? नहीं, अभी तो मोदी है, जब तक कोई नहीं। मोदी जब तक है। अच्छा, फिर मोदी जी नहीं होंगे तो फिर तब देखा जाएगा, तब देखा जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि मोदी के चेहरे पर सिर्फ बीजेपी चुनाव लड़ रही है? हाँ जी, सब कुछ मोदी है, मोदी के सिवा कुछ नहीं। आपके लोकल मुद्दों को तो यहाँ का सांसद देखता है। सांसद जी फोन बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, सब कुछ एक बार में। अच्छा, मतलब बीजेपी का मुख्य मुद्दा, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि राष्ट्रवाद है, तो क्या आप राष्ट्रवाद पर वोट दे रहे हैं? नहीं, कोई राजवाद नहीं है। मोदी जो काम करेगा उसको ले आएंगे। आपके लिए क्या काम किया मोदी? मोदी ने बहुत कुछ किया है। कैसे आप देख रहे हैं, पूरे आयुष्मान योजना, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हुआ है। गरीब आदमी देखो, बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत सारे लोगों की भीड़ यहाँ पर। ये बताइए बाबा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं 2024 में? मोदी को। मोदी को वोट देंगे? फ्री गल्ला दे रहा है वो, फ्री राशन दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए किसको वोट देंगे? मोदी, मोदी, मोदी। नहीं, मोदी बिल्कुल। आप युवा हैं, यहाँ पर रोजगार की बड़ी समस्या बताई जाती है, 2024 में किसको देंगे? 2024 में मोदी को देंगे। मोदी को देख रहे हैं। रोजगार की यहाँ पर समस्या है। हाँ, तो उसके बाद भी देख रहे हैं। इस बार 2024 में बाबा किसको देंगे? मोदी जी ग्रेट। मोदी जी ग्रेट। क्यों मोदी जी के इतना मैजिक कैसे है? मोदी जी अच्छा काम करते हैं ना, इसलिए सारे काम सॉलिड है उनके। सारे काम सॉलिड है जी। तो देखिए, जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो एक ही बात निकल के आ रही है कि झांसी में इस समय मोदी और योगी का मैजिक बहुत जबरदस्त चल रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा सांसद से नाराजगी जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन अल्टीमेटली जब हम आखिरी रिजल्ट पे आते हैं तो यही आता है कि हम मोदी को ही वोट देंगे, उनका काम बढ़िया है।
देखिए, जब आज हम झांसी में मौजूद थे नेताजी का रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के मद्देनजर, तो हमें बहुत सारी चीजें पता चली। देखिए, समस्याएं हैं, लेकिन जनता का विश्वास अभी भी बीजेपी पर यहाँ पर बरकरार है। उनका कहना है कि 2024 में हम एक बार फिर से बीजेपी को यहाँ पर लाएंगे। हमारे जो संवाददाता हैं यहाँ पर दिन और रात काम कर रहे हैं, जमीनी हकीकत को जानते हैं और यहाँ की समस्याओं से भी बखूबी रूबरू है। उनसे जान लेते हैं। हेमंत जी, ये बताइए, देखिए आपने जनता की भी बात सुनी, जनप्रतिनिधियों की भी बात सुनी, हम आपसे हकीकत जानना चाहते हैं कि यहाँ असली समस्याएं क्या है और जनता का मूड क्या है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार विकास की बात होती है तो विकास में यहाँ के लोगों के लिए, या हम कहें कि हर जगह सड़क, बिजली और पानी, यही विकास की मेन रूपरेखा मानी जाती है। हम तीनों विषय पे बात करें तो यहाँ इन तीनों को लेकर कोई भी कमी नहीं है। रोडें बहुत अच्छी हैं, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लेकिन अब चूंकि स्मार्ट सिटी हो गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, पलायन बहुत बड़ा यहाँ इशू है। इसको लेके कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। बुंदेलखंड है, कहीं ना कहीं पिछड़ा है, एकदम राइज नहीं कर सकता। पलायन को लेके कुछ घटनाएं भी छुटपुट होती हैं, लेकिन अगर हम स्टेशन पर जाकर देखें तो आप देखेंगे कि कितने मजदूर बाहर की तरफ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। मनरेगा की रकम इसलिए इस्तेमाल नहीं हो पाती है क्योंकि वो यहाँ रोजगार करने की अपेक्षा बाहर जाकर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। 2024 का रुख, यहाँ जनता का मूड क्या लग रहा है 2024 के लिए? देखिए, ये ऐतिहासिक नगरी है झांसी। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पिछले बातें करें तो एनडी तिवारी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनकी तक जमानत जब्त हो गई। और आपको बताते चलें कि यहाँ की जनता का मिजाज समझना कहीं से भी सरल नहीं है। हम 2 कार्यकाल के पहले की बात करें तो यहाँ कांग्रेस के सांसद रहे हैं। अगर हम उससे पहले जाएं तो यहाँ समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे हैं। तो हम इसको गढ़ तो नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ विभिन्न पार्टियों के सांसद रहे हैं। इस बार क्या मुद्दा रहता है, क्या फैक्टर यहाँ चलते हैं? बड़े कद्दावर नेता कांग्रेस के भी यहाँ हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदीप जैन आदित्य की हम बात करें। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, चंद्रपाल सिंह यादव हैं, हम बात करें। तो अब किस तरफ रूपरेखा जाएगी, कहाँ जनता का मूड जाएगा? क्या वो पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर ही अपना विश्वास जताती है या किसी अन्य पार्टी पे जताती है? आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, देखिए 2024 के चुनाव अब नजदीक हैं और हमारा रुख भी यही है कि हम लोगों तक पहुंच सके, उनसे उनकी समस्याओं को समझ सके और 2024 में वो किसे चाहते हैं फिर से अपना सांसद बनाना, किस पार्टी को चाहते हैं और किस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कहीं ना कहीं जो तस्वीर धुंधली थी वो थोड़ी सी साफ होती जरूर नजर आ रही है। अगला पड़ाव किसी और शहर में होगा जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, उनके मन की बात को समझेंगे और ये समझेंगे कि वहां पर किसकी सरकार या किसका सांसद होने वाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सौम्या मिश्रा, ABC न्यूज, झांसी।